मिथिला को जाना वैदिक युग में रामायण पढ़कर, तो वो जनक नंदिनी की भूमि में महिलाओं को छोड़कर नहीं आगे जा सकते। देख रहे हैं, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, और यहाँ का जो कल्चर है उसका नाम शगुफ्ता ताजभर है। और ये बात कर रही है वैदिक कालों की, बात कर रही है रामायण की। और मेरा एक ही एम है कि पूरे नगर निगम में जो 45 वार्ड है, अगर मैं जीत कर आऊं तो उन 45 वार्ड में मेरा वार्ड आदर्श वार्ड हो। आप पढ़ी लिखी हैं, स्कॉलर हैं, अच्छी बात है, पर आप ही के कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई को लेकर किस तरह का कुछ माइंडसेट है? एक्चुअली है क्या आजकल के सिनेरियो में कि मतदाता को तभी तक भगवान के रूप में जनप्रतिनिधि देखते हैं जब तक वो अपना बहुमूल्य मत दे नहीं देते हैं। जैसे ही वो मत दे के आते हैं तैसे वो फालतू आदमी हो जाता है। उसके बाद जनप्रतिनिधि तो खुद बन जाते हैं, भग्गू बाबू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, बड़ा सा घर हो जाता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और उसके बाद जो आदमी वोट दे के जिताता है वो आदमी बेचारा आवेदन पे आवेदन लिख लिख के रोज घर आता है, आय नहीं छथुन, रोज आता है, कल ही हो। जब अच्छे जनप्रतिनिधि मिलते हैं तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगता है। और हमारे साथ एक अच्छी स्कॉलर हैं, और हम चाहेंगे आप लोगों को मिलवाएं। हम हमारे साथ हैं शगुफ्ता ताजभर, हम बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में हैं, पोखरिया में हैं। और ये हैं किस वार्ड के लिए मैम? वार्ड नंबर 35। स्वागत है आपका न्यूज हॉल पे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अभी हम इनका एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखती हैं ये, बिहार के कल्चर पे लिखते हैं ये, मिथिला के कल्चर पे लिखती हैं ये, यहाँ के बिजनेस के बारे में लिख रही हैं, तमाम तरह के कम्युनिटी के लोगों के बारे में लिख रही हैं। और वही आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम भी समझ लेते हैं। मैम, आप वो आर्टिकल वगैरह जो लिखती हैं वो आपके रिसर्च का टॉपिक है क्या? नहीं, मेरा रिसर्च का टॉपिक जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो मुगल का पतन हो रहा था और ब्रिटिश का भारत में प्रभुत्व बढ़ रहा था। लेकिन मैं साथ साथ पीजी की हूँ रूरल डेवलपमेंट में भी, और मेरा एचआर में एमबीए भी है। इसलिए इन सारे टॉपिक से मेरा लगाव अलग से बना हुआ है। तो वो जो आप आर्टिकल मेरा पढ़ रहे थे, वो इकोनॉमी ऑफ मिथिला को केंद्रित करके लिखा गया था, और ख़ासकर उसमें जो मिथिला की महिलाओं की भूमिका है, और जो मिथिला में महिला उद्यमियों का एक प्रभुत्व आज देखने को मिलता है, चाहे वो मखाना कल्टीवेशन का काम करती हो, सुजनी एम्ब्रॉयडरी हो या मधुबनी पेंटिंग्स हो। क्योंकि हम लोग जिस बिहार की बात कर रहे हैं मिथिला की, ये बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है, और बाढ़ की चपेट में आने के कारण एक बहुत बड़ा तबका जो मिथिला के क्षेत्र का है वो माइग्रेंट लेबर का है। क्योंकि इन्हें रोजगार की खोज में आपको बिहार के क्षेत्र से निकलकर बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, और तब इनके पूरे घर का दायित्व इनकी महिलाओं पर आ जाता है। और ये महिलाएं अपने छोटे छोटे उद्योगों को चलाकर, जिसमें मैंने अभी आपसे चर्चा की एम्ब्रॉयडरी वगैरह की, अपने परिवार को इकोनॉमिकल बैलेंस भी देती हैं। साथ में ये अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हैं, एक अलग पहचान बना रही हैं। भारत ही नहीं, मधुबनी पेंटिंग तो विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका। तो ये आर्टिकल उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा था कि किस तरह महिलाएं इन चीज़ों को, जो कि खटक युग से चला आ रहा है, हम लोग देखते हैं कि वैदिक युग में मैथिली की चर्चा होती है, जनक नंदिनी सीता जी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, मातृशक्ति की भूमि। तो मातृशक्ति की भूमि में हम अगर लोग भी मिथिलांचल के ही लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मातृशक्ति की भूमि में अगर महिलाओं की चर्चा ना हो, उनके योगदान को हम ना देखें, तो कहीं न कहीं सब कुछ अधूरा है। नाइंसाफी है महिलाओं के साथ। बिल्कुल, क्योंकि मिथिला की धरती अपनी एक अलग पहचान रखती है। वैदिक युग में हम लोग रामायण पढ़ते हैं और तब सीता जी का वर्णन देखते हैं, मिथिला का वर्णन देखते हैं। तो हड़प्पा युग को हमने कब जाना? हड़प्पा युग को हमने 19th सेंचुरी में आके जाना। उससे पहले हम बोलते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा है, लेकिन हड़प्पा को जाना कब? 1921 में। लेकिन मिथिला को जाना वैदिक युग में रामायण पढ़कर, तो वो जनक नंदिनी की भूमि में महिलाओं को छोड़कर नहीं आगे जा सकते। देख रहे हैं, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, और यहाँ का जो कल्चर है उसका नाम शगुफ्ता ताजभर है। और ये बात कर रही हैं वैदिक कालों की, बात कर रही हैं रामायण की। खैर, इन इन सारी चीजों पर तो हम किसी दूसरे दिन विशेष बात करेंगे। आज हम ये बात करना चाहते हैं कि शगुफ्ता ताजभर इतनी पढ़ी लिखी हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, और वो चली आती हैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच, और इस मोहल्ले में कहती हैं कि हम वार्ड के प्रतिनिधि बनेंगे।
हमको वार्ड पार्षद बनाइए, तो क्या सब सोच के आप आ गई हैं ऐसे? हाँ, जहाँ तक अच्छा जॉब कर सकती थी, मैं जॉब किसी कर एमएनसी कंपनी में हो सकती थी, है ना? बहुत तरह की चीजें मतलब कर सकती थी आप। तो फिर राजनीति क्यों, वो भी लोकल लेवल पे इस तरीके से ग्राउंड बेस, ये तो कंप्लीट एक बेस की पॉलिटिक्स होगी ना मैम। घर घर का आदमी जानेगा, आपको हर एक व्यक्ति जानेगा तभी वो आपके साथ आएगा। बहुत तरह की चीजें हैं, तो फिर ऐसा क्यों? बिल्कुल आपका प्रश्न भी सही है और मैं उत्तर देना चाहूँगी कि मैं पहले खुद जॉब में थी, मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया और मैं अभी सिविल सर्विस के लिए क्लास चलाती हूँ, तो वहाँ मैं नींव तैयार करती हूँ अपने समाज के लिए। और जहाँ तक ये घर की राजनीति है, तो एक कहावत है कि अगर मेरे घर में कचरा हो, तो हम जा कर के नगर साफ नहीं कर सकते हैं। तो पहले अपने घर की सुधार हो, तभी आगे की बात होगी। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मेरा वार्ड 45 वार्ड में आदर्श वार्ड मेरे द्वारा बनाया जा सकता है, मेरे वार्ड के लोगों के सहयोग से, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरा एक ही एम है कि पूरे नगर निगम में जो 45 वार्ड है, अगर मैं जीत कर आऊँ, तो उन 45 वार्ड में मेरा वार्ड आदर्श वार्ड हो। और इसकी चर्चा सिर्फ बेगूसराय में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो कि एक ऐसा वार्ड है जहाँ किसी भी काम के लिए 1 रुपया नाजायज़ नहीं देना पड़ता है। एक ऐसा वार्ड है जहाँ जनप्रतिनिधि लोगों के बीच होता है। एक ऐसा वार्ड है जहाँ के लोग किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित ना हो, हर काम समय से निपटारा हो। यही एक सोच और थिंकिंग, क्योंकि घर को स्वच्छ किए बिना, नगर स्वच्छ नहीं, तो वार्ड को खुशहाली के बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। हम अमेरिका और लंदन में रह लें जाके, लेकिन जहाँ मेरा जड़ है, मज़बूती वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसी उसी मजबूती को मजबूत करने के लिए आप ये सब कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दूसरे क्षेत्र में भी जा सकती थी, लेकिन जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा किया जा सकता है और मैंने भी महसूस किया कि अगर मेरे अंदर एबिलिटी है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना घर से शुरुआत करें। बेहतरीन। मैम 2-4 सवाल हैं हमारे, ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं है। जी, जी। सबसे पहला देखा जाता है कि आप लोग माइनॉरिटी में आते हैं और एक अच्छा तबका है यहाँ बेगूसराय के पोखरिया में, बहुत सारे लोग हैं आपकी कम्युनिटी से जुड़े हुए। हमेशा एक चीज़ नोटिस की जाती है कि जो समुदाय के लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत कम उम्र में पढ़ाई-लिखाई सब छोड़ देते हैं और एक शिक्षा का अभाव है। कहीं न कहीं आप इसको माने या ना माने, आप पढ़ी-लिखी हैं, स्कॉलर हैं, अच्छी बात है। पर आप ही के कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई को लेकर किस तरह का कुछ माइंडसेट है कुछ अंदर, वो ज़रा बताएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा, ये आपका प्रश्न जो था कि हमारी कम्युनिटी में शिक्षा का अभाव है अभाव। उसके पीछे जड़ में कारण क्या है? जड़ में 2 कारण हैं। एक कारण है उनकी आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, क्योंकि जब हम भरपेट भोजन करते हैं, तभी हमारे मन में अच्छे विचार भी आते हैं। भूखे के मन में विचार भी सिर्फ़ खाने का आता है। तो बच्चे अगर कम उम्र में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं रीज़न है उनकी आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। उनके परिवार में बेरोज़गारी का ज़्यादा, अगर बेरोज़गार हैं तो आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक कमज़ोर हो गई। और अगर उन्होंने नौकरी कर लिया कम उम्र में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो शिक्षा से वंचित रह गए। एक बार मज़दूरी कर लिया तो फिर हाँ, मज़दूर ही शिक्षा से बन गए। वंचित रहेगा, बिल्कुल। तो मेरा एक एम है कि लोगों को आत्मनिर्भर बना सकूँ। अगर छोटे-छोटे ट्रेनिंग्स देकर, उद्योग धंधे की शुरुआत कराकर महिलाओं को, पुरुषों को रोज़गार से जोड़ा जाए, तो हमारे आने वाली जनरेशन में ये अभाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उनके माता-पिता सक्षम होंगे, तो अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे और जब वो शिक्षित होंगे, तो एक अच्छा भविष्य उनके सामने होगा। और जब वो शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो समाज ऑटोमेटिक सिविलाइज्ड होगा। उसके लिए फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो वो खुद ही सब कुछ ऑटोमेटिक कर लेंगे। क्रिएट कर लेंगे। तो यही मेरी एक सोच है। और साफ-सफाई, अगर जागरूक होंगे तो साफ-सफाई का भी ख़्याल रखेंगे। जब साफ-सफाई होगी, गंदगी नहीं होगी, तो बीमारी ऑटोमेटिक कम होगी, तो हमारा समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। देखिए ऐसा है कि मतलब ऐसे प्रतिनिधि आपको बहुत कम मिलेंगे, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे और इस तरीके से हर एक चीज़ों को बारीकी से समझने वाले लोग कम ही मिलते हैं, है ना? मैम आपका ये पहला बार है आप इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं? जी, जी, इलेक्शन में पहली बार लड़ रही हूँ और ये फर्स्ट मेरी कोशिश है कि मैं अगर जीत कर आऊँ तो कुछ कर पाऊँ। इससे पहले मैंने कोई इलेक्शन कभी फाइट नहीं किया। तो बेगूसराय की जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से। आपके जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो आपके वोटर्स हैं?
मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वोटर से सिर्फ एक ही अपील करना चाहती हूँ कि 28 दिसंबर को जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है मतदान करना, उसमें पीछे ना रहें, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। सूझबूझ, विवेक का प्रयोग करते हुए, बिना किसी लोभ लालच में आए, अपना सही जो प्रतिनिधि है वो चुनें। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप मुझे चुनें, आप खुद जाँचें और परखें और जो प्रतिनिधि लगता है कि मेरे लिए कुछ कर सकता है, जिसके अंदर जज़्बा है काम करने का, उसे आप चुनें और अपने वार्ड के विकास में अपना एक-एक वोट का योगदान दें। बस इतनी ही अपील मैं अपने वार्ड की जनता से करूँगी। ठीक बात है, आप नहीं कहिएगा कि आप हमको वोट दीजिए, मगर कुछ चुनाव चिन्ह मिला है वो बता दीजिए। चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं बता देती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, मेरा नाम शगुफ्ता ताजवर, मेरा क्रमांक संख्या 3 है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक योग्य उम्मीदवार हूँ, तो आप मुझ पर अपनी मेहरबानी बरसाएँ और अपने वार्ड की तरक्की में एक हाथ मज़बूती का और बढ़ाएँ। हम दर्शकों से कह देते हैं और इनके वोटरों से भी कह देते हैं, जितना हक से बोल रही हैं, भविष्य में काम नहीं करेंगे तो उतना हक से घर पे पहुँच जाइएगा। कहिएगा मैडम वोट आप ही को दिए थे, आप हमारे लिए नहीं किए। बिल्कुल, बिल्कुल, जब आपका मत मेरे लिए है, तो मेरा कर्तव्य भी आपके लिए है और कर्तव्य से पीछे हटें, तो याद दिलाना अधिकार आपका है। एक्चुअली है क्या आजकल के सिनेरियो में कि मतदाता को तभी तक भगवान के रूप में जनप्रतिनिधि देखते हैं, जब तक वो अपना बहुमूल्य मत दे नहीं देते हैं। जैसे ही वो मत दे के आते हैं, तैसे ही वो फालतू आदमी हो जाता है उसके बाद। उसके बाद जनप्रतिनिधि तो खुद बन जाते हैं, भग्गू बाबू हो जाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं, बड़ा-सा घर हो जाता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और उसके बाद जो आदमी वोट दे के जिताता है, वो आदमी बेचारा आवेदन पे आवेदन लिख-लिख के रोज़ घर आता है, आए नहीं छथुन। रोज आता है, कल्हे आई हो, ये सब टाइप में नहीं ना होगा मैम? नहीं, नहीं, मेरे साथ एक चीज़ जो स्पष्ट है कि मैं महिला प्रतिनिधि हूँ, आमतौर पर आप देखते होंगे कि महिला प्रतिनिधि के पति काम करते हैं या परिवार के दूसरे सदस्य। जो टैगलाइन होता है, सिर्फ़ चेहरा होता है उनका, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि सिट लेडीज़ हो गया है। लेकिन मेरे वार्ड की जनता जानती है कि चेहरा भी मैं हूँ, उम्मीदवार भी मैं हूँ, कार्य मैं करती भी हूँ और करूँगी भी मैं और जिस दिन कार्य से पीछे हटूँगी, तो याद दिलाने का काम भी आपका होगा। और मैं सिर्फ़ अभी जब तक चुनाव नहीं हुआ है, मैं दावा तो नहीं कर सकती हूँ कि ये कर दिया, वो कर दिया, जब तक मौका ना मिले। लेकिन हाँ, यकीन दिला सकती हूँ, बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके यकीन को टूटने नहीं दूँगी, कमज़ोर नहीं पड़ने दूँगी। जितने यकीन से आप लोगों ने मुझे चुनने का काम किया है, क्योंकि मेरी जीत वहीं हो गई जहाँ पर मेरे कम्युनिटी में ही नहीं कहिए पूरे वार्ड के बड़े-बुज़ुर्ग मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिए हैं, मेरी जीत वहीं हो गई। तो मैं जितना यकीन आपने मुझे दिखाया है, उस यकीन को कभी आपके कमज़ोर नहीं होने दूँगी। बस इतना दिल से आपसे वादा कर रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मुझसे आकर संपर्क करने के लिए और मेरी बातों को जानने और समझने के लिए और जनता तक पहुँचाने के लिए। तो जनता जनार्दन जो देख रहे हैं वो कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए, ठीक है? कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए क्योंकि 28 को चुनाव है और जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनको अच्छे-अच्छे लोगों की तलाश है, तो वो आपकी मर्ज़ी है भैया, हमारे पास माइक है, हम जनप्रतिनिधि दिखा सकते हैं ना सिर्फ़। आप चुनिए, आपका अधिकार है ये। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ, मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाज़िर होऊँगा आपकी सेवा में, नमस्कार।